डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने बात करनी है। अब डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्या हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वैसे तो हम अपने लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, बट अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद आज बात कर लेते हैं। दोबारा से रिपीट भी हो जाएगा हमारा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस का ऑनर और बिजनेस इटसेल्फ आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज, और अकाउंटिंग बिजनेस की होती है, ऑनर की नहीं होती। और इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए फिर हमने उस दिन एक ये चीज सीखी थी कि हमारा जो कैपिटल है वो एक लाइबिलिटी है। अब पहली बात तो ये है कि अगर हम रूटीन वर्ड्स में इसको जरा ऑब्जर्व करें कि मेरा बिजनेस, मेरा कैपिटल और मेरे ही लिए लाइबिलिटी बन जाए, ये बड़ी एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन जब हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की तो फिर जाकर हमें बड़े क्लियर वर्ड्स में ये बात समझ आ गई कि हमने कैपिटल को लायबिलिटी का नाम क्यों दिया था। क्योंकि असल में सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ने हमें ये बात बताई कि बिजनेस और उसका ऑनर दो सेपरेट चीजें। हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, ना कि ऑनर की करते हैं। लेट एज्यूम करते हैं हमें किस चीज को कि आप एक बिजनेस हैं और मैं आपका क्या हूं, इसमें ऑनर। आप क्या बिजनेस है और मैं इसमें क्या हूं, आपका ऑनर हूं। मैं अगर आपको कैपिटल आपके अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो वो पैसा आपका नहीं है, बेसिकली वो पैसा मेरा है। बीइंग ऑनर वो पैसा मेरा है। आप एक बिजनेस है, मैंने आप पे पैसा इन्वेस्ट किया तो वो टेम्परेरी आप उस पैसे को इस्तेमाल तो करेंगे जब तक आप चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा आपने कल को मुझे वापस करना है। और जो पैसा वापस करना होता है तो हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में सिंपली हम उसको क्या नाम देते हैं, लायबिलिटी का नाम देते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत जितने भी एसेट्स होते हैं वो ऑनर के ऑनरशिप में नहीं होते, बल्कि किसके ऑनरशिप में होते हैं, बिजनेस के इटसेल्फ अपनी ऑनरशिप में होते हैं। बिजनेस हर जगह पर अपने नाम से काम करता है क्योंकि बिजनेस की अपनी एक क्या है, रिकग्निशन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यही बात सिखाता है कि ऑनर और उसका जो मालिक है और जो बिजनेस है, ये दो सेपरेट एंटिटीज के तौर पे काम करते हैं। हमारा मेन कंसर्न किसके साथ होता है, बिजनेस के साथ, ना कि उसके ऑनर के साथ होता है हमारा। उसके बाद आगे सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या चीज है, इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट के तहत आपने जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए आपने इस चीज को एज्यूम करके चलना है कि हमारे बिजनेस में भी आगे कंटिन्यू करना है। और इसी वजह से हम फिर क्या करते हैं कि अपने बिजनेस की तमाम एसेट्स के और तमाम लाइबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं। और क्लोजिंग बैलेंसेस हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि अब इसने आगे कैरी होना है, और यही क्लोजिंग बैलेंसेस अगले साल के जाकर हमारे लिए क्या बन जाते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये ओपनिंग बैलेंसेस हमारे बन जाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करते हुए एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख के चलना है, दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। कि जिसमें हमने ये चीज प्रिज्यूम करके करनी है कि हमारा बिजनेस अभी ऑन गोइंग है, हमारे बिजनेस ने भी चलना है। तो इसका मतलब फिर हमने फिर क्या किया कि अपने तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज की क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले, जिसको बैलेंस शीट में शो किया। और बैलेंस शीट में शो करने का मकसद ये है कि ये चीजें हमारे पास पड़ी हैं और अभी हमने इसको आगे लेकर चलना है। लेकिन अगर इसके एस्पेक्ट्स के साथ हम ये अज्यूम करें कि हमारा बिजनेस अब आगे कैरी नहीं होना, तो फिर उसमें हम लोग बजाय बैलेंस शीट बनाने के हम एक लिक्विडेशन प्रोसेस की तरफ चल पड़ते हैं और अपने बिजनेस को सेव करने की एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, या बिजनेस को क्लोज करने की एक्टिविटीज करते हैं, ना कि बैलेंस शीट बनाकर उसमें तमाम एसेट और लायबिलिटीज शो करते हैं कि हमने इनको आगे लेकर चलना। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारी अकाउंटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमें ये बताता है कि आपने इस अजम्पशन को माइंड में रख के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है कि वी हैव टू कैरी द बिजनेस, हमें बिजनेस को कैरी करना है। और हमारे जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे सारे। पॉइंट समझ आ गया जी। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 4 थर्ड के ऊपर आते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी एक स्टैंडर्ड
करेंसी को फॉलो करते हुए उसमें बनाने, यानी कि एक हम वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम हर एसेट और हर लायबिलिटीज की एक मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब उसके पीछे हम करेंसी कौन सी रखते हैं, हर कंट्री अपने अपने करेंसी के अंदर उसको बना रहा होता है। पाकिस्तान में अकाउंट्स बनाए जाते हैं रुपीस के अंदर, अगर आप इंटरनेशनल अकाउंट्स की बात कर लें तो अमेरिकन जो है वो सारे डॉलर्स के ऊपर बात करते हैं, जितने भी हमारे ब्रिटिश हैं वो सारे पाउंड्स के ऊपर बात करते हैं, इसी तरह से चाइनीज हैं वो युआन्स के ऊपर बात करते हैं, जैपनीज जो है वो येन के ऊपर बात करते हैं। इसका मतलब कि हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हुए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखा और अपने तमाम और अपनी एसेट्स को अपनी तमाम लायबिलिटीज को हमने एक मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मनी मेजरमेंट उनकी मनी वर्थ कैलकुलेट की। इसका मतलब फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हमने अकाउंटिंग में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई सर्टन वैल्यू होती है। अब एक्सपेंस है तो एक सर्टन अमाउंट होती है, अब वो इनकम एक सर्टन अमाउंट होती है, अब वो एसेट है एक सर्टन अमाउंट होती है, अब वो लायबिलिटी है तो हमारी एक सर्टन अमाउंट होती है। ठीक है जी, तो ये चीजें हमारे पास क्या आती हैं, इसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के तहत आती है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास वर्किंग आती है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहलाता है कि हमने क्या करनी है कि अपने तमाम एसेट्स के हेड्स वगैरह को किस चीज के अंदर फॉलो करना है कि हमारी सारी की सारी डिस्कशन एक खास कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेगी, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के तहत चल रहे हैं। इसका मतलब हमने अपने तमाम हेड्स ऑफ अकाउंट्स को, तमाम कंपोनेंट्स को, तमाम अकाउंट्स को एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उनकी कोई ना कोई वैल्यू मेजर की और उसको वैल्यूएशन के तहत उसको कैरी किया उनके साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के तहत इसके बगैर हम कभी भी अकाउंटिंग कैरी नहीं कर सकते। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं या लॉस की कैलकुलेशन करते हैं तो डेफिनेट सी बात है ना, उसको रुपीज में या अमाउंट में क्या करते हैं, उसको हम लोग मैयर कर रहे होते हैं कि मैं कहता नहीं मुझे 4 लाख रुपए का लॉस हुआ, या मैं कहता नहीं मुझे 6 लाख का प्रॉफिट है, तो ये 6 लाख क्या है, हमने इसको मनी मेजरमेंट के तहत मैयर किया, इसको पैसों की टर्म में इसको मैयर किया, उसकी वर्थ देखी और उसके ऊपर बात की। तो अकाउंटिंग पे सारी की सारी बेस के ऊपर चलती है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलती है। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक हम अकाउंटिंग परफॉर्म कर ही नहीं सकते इसके लिए। ठीक हो गया जी, उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 4, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपने अगर एक एसेट को परचेज किया है, आपने क्या किया है, आपने किसी एसेट को परचेज किया है, तो एसेट हमेशा अपनी बुक में अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर शो होगा। एसेट हमेशा क्या होगा, अपनी हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है द प्राइस एक्चुअली पेड फॉर दैट एसेट, उसको हम क्या नाम देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट का नाम दिया जाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं और डिटेल में डिस्कस कर लूँ, वैसे तो हमने आगे जाके करना था लेकिन मैं इसको यहाँ भी बात करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। किसी एसेट के लिए कॉस्ट की डिटर्मिनेशन किस तरह से होती है, तो बेटा इसमें टोटल 4 चीजें होती हैं किसी भी एसेट की कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए। कि हमने जो एक वर्ड कॉस्ट लिखा है, या हम एक एसेट परचेज करने की एंट्री पास करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने एक मशीनरी परचेज की है और मैंने वो 5 लाख रुपए से उसकी एंट्री पास की है, तो वो जो 5 लाख रुपए की अमाउंट है वो किस तरह से कैलकुलेट की गई, असल में 5 लाख रुपए एक सिंगल अमाउंट नहीं है, दैट इज अ सम ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स। और वो किन किन चीजों का सम है, कौन कौन से कंपोनेंट्स से कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर आते हैं। अब उसमें देखिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आती है, परचेज प्राइस, कि एक्चुअल में एक एसेट हमने जिस प्राइस के ऊपर परचेज किया, सबसे पहली चीज तो वो है परचेज प्राइस, कि जो एक्चुअल में हमने उसकी पे करनी है। परचेज प्राइस के साथ साथ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करते हैं कि उस एसेट के ऊपर हमने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि हमारे पास जैसे कि सेल्स टैक्स हमारे पास आता है, तो सेल्स टैक्स हमारे किस में आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। या इसको और इजी एग्जांपल ले लूं आपके लिए समझ आ जाएगी कि अगर मैं कहता हूं मैंने अपना कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर से मंगवाया, तो डेफिनेट सी बात है जब यहाँ पर हम उसको मंगवाते हैं तो यहाँ से क्लियर करवाने के लिए हमें उसके ऊपर कस्टम पे करना पड़ता है। कस्टम इज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी है। तो इन शॉर्ट फिर उस एसेट को परचेज करते हुए हमने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए वो भी सारे के सारे उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे, उसकी वैल्यू में शामिल हो जाएंगे। नंबर 3 के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास फिर क्या आता है, कैरेज। कैरेज के साथ साथ इसको हम क्या नाम देते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब ट्रांसपोर्टेशन की हम बात अगर करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन किसे कहा जाता है बेटा जी, कि इसका मतलब है जी, हमने ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि उस एसेट को हमने जहां से परचेज किया, उसके परचेज पॉइंट से लेकर उस एसेट को अपने बिजनेस पॉइंट तक लाने में
हमने जितना भी एक्सपेंस पे किया है कैरेज के ऊपर, जितना भी हमने एक्सपेंस पे किया है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, तो इसका मतलब उसको हमने किस चीज का नाम दिया, कैरेज का नाम दे दिया। लाइक मैं कहता हूँ जी कि मैंने अगर एसेट वहां से परचेज किया, मैंने गाड़ी करवाई और मैंने 1000 रुपए का गाड़ी का किराया पे किया, तो वो 1000 रुपए की जो प्राइस है दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड, किसके अंदर शामिल होगी, कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर शामिल हो जाएगी। और इसके साथ साथ नंबर 4 पॉइंट के ऊपर हमारे पास फिर क्या आता है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, या जिसको हम फिटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, या जिसको हम लोग इरेक्शन चार्जेस का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इरेक्शन चार्जेस का नाम भी देते हैं कि अगर हमारा एसेट ऐसा है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें उससे पहले उसकी इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है या हमें उससे पहले उसकी इरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो इन चीजों को हम फिर किस में लेकर आते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में, तो वो भी हमारी फिर इसके अंदर क्या होती है, शामिल। तो इसका मतलब अगर इन चार चीजों को हम आपस में सम कर लें तो फाइनली ये हमारे लिए फिर क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ एसेट का नाम इसको दिया जाता है। क्लियर हो गई बात बेटा जी। तो इंस्टॉलेशन की एग्जांपल की अगर आप लेना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, मैं एक फैन की एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने एक पंखा परचेज किया है, तो पंखा परचेज किया आपने, उसकी परचेज प्राइस, उसके ऊपर अगर आपने टैक्स पे किया तो वो भी इसमें शामिल हो गए, उसको आप अपने ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आपने उसके ऊपर बियर किया तो वो भी इसमें प्लस किया, और लाकर आपने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया और इलेक्ट्रिशियन बुलाने के बाद आपने इलेक्ट्रिशियन को इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस पे किए हैं, तो वो भी हमारे पास किस में आ जाते हैं, इसी में। तो इन चारों को हम आपस में सम करें तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाता है। क्लियर होगी बात जी। तो ये था हमारे पास एक एसेट की कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब आपने जो इसका सम आया वो आपके लिए क्या कहलाती है, कॉस्ट। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट की जब तक लाइफ है, एसेट अपनी इसी कॉस्ट के ऊपर हमेशा क्या किया जाता है, शो किया जाता है, कि हमेशा क्या किया जाता है कि एसेट हमेशा उसी के ऊपर अपने क्या किया जाता है, शो किया जाता है। और फिर उस एसेट के ऊपर अगर हम कोई डेप्रिसिएशन साथ चार्ज कर रहे हैं, तो फिर एसेट को कॉस्ट पर शो करने के बाद हम उसमें से डेप्रिसिएशन को क्या करते रहते हैं, माइनस करते रहते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है, वर्बली तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले जब हम स्पेसिफिकली डेप्रिसिएशन के टॉपिक पर जाएंगे तो फिर इसके ऊपर एक बड़ी लॉन्ग डिबेट होगी हमारी। अभी सिर्फ आपके साथ मैं इतना कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ कि इन बैलेंस शीट में आपने क्या करना होता है कि एसेट को हमेशा किस पर शो करना होता है, आपने अपनी कॉस्ट प्राइस पे, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी इसी को कहा जाता है कि एक्चुअली जितनी कॉस्ट आपने इसके ऊपर बेयर की थी फर्स्ट टाइम में, उसको आपने हमेशा एसेट को उस वैल्यू पर शो करना है, और फिर उसमें से आपने उसकी डेप्रिसिएशन इफ एनी अगर कोई बनी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो वो आपने माइनस करते जाना है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक हो गया जी, दैट इज कॉल्ड पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से वो इन चार चीजों के अलावा एक पांचवी चीज भी इसके अंदर ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल एक्सपेंस। यानी कि एसेट को जब कल को 2 4 5 10 15 20 साल जो भी एसेट की एक एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ होती है, जब अपना एसेट उस वर्किंग लाइफ को खत्म कर लेता है, तो उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के ऊपर हमने क्या करना होता है, कुछ एक्सपेंस करने। यानी कि मैं उसको आसान वर्ड में कह दूं कि मैंने एसेट को बाद में वहां से अनइंस्टॉल करवाना है। जैसे कि पंखे की मैंने एग्जांपल दी, पंखा लगवाने का अगर मैंने 200 रुपया पे किया है, तो कल को मैंने पंखा उतरवाने का भी 200 रुपया पे करना है। तो वो जो पैसे हमने आज से 2 4 5 10 15 20 साल जब भी हमने पे करने हैं, हम उसकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो होती है वो भी अभी से अपनी कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट भी इसमें ऐड होता है, तो देन जाकर आपकी फाइनल कॉस्ट बनती है। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पांचवा कंपोनेंट हमारा इसमें आना चाहिए। लेकिन हमने जो ट्रेडिशनल वर्किंग अभी आपने करते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हम बीकॉम लेवल तक जो पढ़ते हैं, या इवन हम मिक्सड मिक्स के तहत जो हमारी गैप को भी फॉलो करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग अपनी डिस्पोजल एक्सपेंस को उसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास फिर पॉइंट्स आ गए। तो फिलहाल अभी फिर आप डिस्पोजल एक्सपेंस को आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो अभी इन चारों के ऊपर ही हम बात करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस कर दिया कि अगर स्टैंडर्ड के ऊपर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड की डिस्कशन हमारी इस तरह से इसके ऊपर होगी। क्या होगी जी। तो ये हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम क्या नाम देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का नाम भी इसको दिया जा रहा होता है। क्लियर होगी बात, जिसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी किस्म की। चलिए जी, अब इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है जी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब यही है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये इसके साथ साथ इसको हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, जरा इसको भी ध्यान से देखिएगा। एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस हैव एट लीस्ट 2 इफेक्ट्स। कम से कम कितने इफेक्ट्स होते हैं हर ट्रांजेक्शन के,
एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो यानी कि हमने एक ट्रांजेक्शन को हमेशा 2 एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग पे रिकॉर्ड करना है कि हर ट्रांजेक्शन कम से कम 2 एस्पेक्ट जनरेट करती है आपकी। अब मैं डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने कैरी करता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने एक फर्नीचर कैश पे परचेज किया है, तो अगर आप इस एंट्री के अंदर देखिए तो एक तरफ तो फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, फर्नीचर प्लस हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर साइड उस फर्नीचर को परचेज करने के लिए हम लोग कैश पे कर रहे हैं, तो कैश हमारा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में 2 चीजों के बारे में बात हो रही है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि मैंने चीजें सेल्स की, तो सेल मेरी इनकम है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो इनकम किस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज की जा रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जा रही है, कैश पॉइंट ऑफ व्यू में रिकॉर्ड की जा रही है, यानी कि मेरा एसेट इंक्रीज कर रहा है। ये भी 2 एस्पेक्ट से रिकॉर्ड होगी। फिर इस तरह से मैं कहता हूँ कि मैंने सैलरीज पे की इन द फॉर्म ऑफ कैश, सैलरी मेरा क्या है, एक एक्सपेंस है, एक एस्पेक्ट तो ये रिकॉर्ड हो गया। दूसरे एस्पेक्ट में ये देखिए कि वो एक्सपेंस किस फॉर्म में पे किया जा रहा है, कैश फॉर्म में, दूसरा एस्पेक्ट कैश हो गया। तो इन शॉर्ट एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द अकाउंटिंग विल बी रिकॉर्डेड एज अ 2 एस्पेक्ट, उसके 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। और फिर इससे अगला कॉन्सेप्ट इसमें ये शामिल हो जाता है कि वो 2 एस्पेक्ट जो हमें रिकॉर्ड करने हैं वो एक डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा और एक क्रेडिट होगा। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हमारी एक लंबी छोटी डिबेट होगी। अभी मैं यहाँ पर उस डिबेट को स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, तो इट मींस दैट कि हमने 2 साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, कि हर ट्रांजैक्शन की 2 साइड्स हमने रिकॉर्ड करनी है। 2 एस्पेक्ट्स के साथ उसको रिकॉर्ड करना है, कम से कम 2 से ज्यादा एस्पेक्ट्स भी हो सकती हैं, 3 एस्पेक्ट से भी हो सकता है, 4 एस्पेक्ट से भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन कम से कम कितने एस्पेक्ट्स हमने रिकॉर्ड करने होते हैं हर ट्रांजैक्शन के, 2 एस्पेक्ट्स हमारे तरफ से रिकॉर्ड किए जाते हैं उसमें। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात हम इसीलिए करते हैं कि हम लोग जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं वो किसी एक खास स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड को सिलेक्ट करके करते हैं। अगर हमने खास स्पेसिफिक अपना अकाउंटिंग पीरियड सिलेक्ट नहीं किया तो हम लोग कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो अकाउंटिंग में जनरल कॉन्सेप्ट आप लेते हैं जी, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। अब असल में क्लोजिंग कॉन्सेप्ट आपका बनता ही तब है जब आपको पता हो कि आपका साल यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो उस डेट को आप क्लोजिंग डेट कहते हैं, और इस साल पॉइंट से आपका अगला साल स्टार्ट हो रहा है, उसको आप क्या नाम देते हैं, ओपनिंग का नाम देते हैं। इसका मतलब फिर जब तक अकाउंटिंग परफॉर्म करने से पहले हम उसका खास अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड नहीं कर लेते, तब तक हमारी अकाउंटिंग की वर्किंग आगे कैरी नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब फिर एक खास अकाउंटिंग पीरियड जिसको हम लोग नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर का नाम देते हैं, तो जब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा हम अपनी अकाउंटिंग की परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। तो बाज़ औक़ात हम अपनी अकाउंटिंग में कैलेंडर ईयर को ही अपना ईयर लेकर चल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम फाइनेंशियल ईयर को अपना अकाउंटिंग ईयर लेकर चल रहे होते हैं। कैलेंडर ईयर नॉर्मली स्टार्ट होता है जनवरी से एंड इन दिसंबर, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम द जुलाई एंड एंड इन द नेक्स्ट जून की बात होती है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट, ये तो मैंने भी 2 एग्जांपल दिए हैं। डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं। जो हम लोग टैक्स भी जब हमने पढ़ा था तो मैंने वहां पर भी आपको टैक्स ईयर के नाम से इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका मतलब फिर अकाउंटिंग परफॉर्म करते हुए हमने किसी खास अकाउंटिंग पीरियड को सिलेक्ट जब तक ना किया, जब तक हमने अपने पीरियड की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट फाइनलाइज ना की, तब तक हम अपनी अकाउंटिंग में कभी भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस या अपने प्रॉपर रिजल्ट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 7 के ऊपर बात आती है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, असल में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से है, कि जहां पर हम क्या करते हैं, एक खास अकाउंटिंग पीरियड को सिलेक्ट करते हैं, और उस खास अकाउंटिंग पीरियड को सिलेक्ट करने के बाद उस अकाउंटिंग पीरियड की तमाम इनकम्स और उस अकाउंटिंग पीरियड के तमाम एक्सपेंसेस जो कि करंट इनकम और करंट एक्सपेंस कहलाते हैं, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत उनको आपस में मैच किया जाता है, और मैच करने के बाद वहां पे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के बाद वहां से फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस वहां से कैरी किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ प्रॉफिट के सेंस में रिकॉर्ड करते हैं या उसको लॉस के सेंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि एक खास अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रहते हुए, एक खास स्पेसिफिक पीरियड के अंदर रहते हुए उसी स्पेसिफिक पीरियड के तमाम एक्सपेंसेस, उसी स्पेसिफिक पीरियड के तमाम इनकम्स को आपस में मैच करना, और मैच करने के बाद वहां से फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करना कि आइदर अवर बिजनेस विल फेस लॉस और अवर बिजनेस विल एंजॉय प्रॉफिट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास इसमें आती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर हम क्या नाम देते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट रिलेट्स विद द इनकम, कि इनकम को कब रिकॉर्ड करना है। अब अगर मैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 की बात करूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो कि रेवेन्यू के साथ बिलोंग करता है, कि व्हेन वी हैव टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू, हमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करना चाहिए, तो जब तक हमारी इनकम हमें रियलाइज ना हो जाए। रियलाइज होने का मतलब ये नहीं कि इन द फॉर्म ऑफ कैश रियलाइज होना,
हमारी इनकम तब होती है कि जब हमारा बायर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब फिर हमारी इनकम रियलाइज होगी। अब इनकम रिसीव होना और रियलाइज होना ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखिएगा। रिसीव करने की बात करते हैं तो फिर तो हम कैश बेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हम तो कैश आने का वेट करते हैं, तो ऐसी अकाउंटिंग को हम लोग फिर ये कैश बेस अकाउंटिंग का नाम देते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब हमें इनकम रियलाइज होगी, हमारी रियलाइज होने का मतलब है कि जब हमारी कमिटमेंट्स फाइनलाइज हो जाएंगी और हमारा बायर हमारी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर जाकर हमने अपनी इनकम को रिकॉर्ड करना है। मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप एक होलसेलर हैं और आपने रिटेलर को कहा कि आप मेरी चीज परचेज करो, रिटेलर आपकी चीज परचेज करने में विलिंग नहीं है, तो आप उसको एक ऑप्शन देते हो कि चलो एक काम करो कि आप मेरी चीजें ले जाओ और जाकर अपनी शॉप के ऊपर रख लो, अगर बिक जाएंगी तो पैसे दे देना, ना बिकेंगी तो पैसे बेशक ना देना, मेरी चीजें मुझे रिटर्न कर देना। और अगर इस कंडीशन के ऊपर आपका बायर आपसे चीजें लेकर चला जाता है, दिस इज नॉट अ सेल। हम इसको सेल नहीं कह सकते, हम इसको इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर इनकम हमारी रियलाइज नहीं हुई अभी। हाँ, अगर हमारा बायर लेकर जाता है, 3 दिन के बाद हमें टेलीफोनिकली इंटीमेट कर देता है कि जी आपकी 4 चीजें मैंने बेच दी हैं, अब बेशक उसने हमें इसके पैसे नहीं दिए, लेकिन उसका ये इंटीमेट करने का मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, तो वो 4 चीजों की जो हमारे पैसे होंगे उसको हम लोग अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वो हमारी इनकम रियलाइज होगी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब रिसीव कब होगी वो एक अलग मैटर है, उसके बाद की बात। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फिर क्या कहलाता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। नंबर 9 कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, या एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग की बात करते हैं, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। और नंबर 10 हमारे पास कैश बेस्ड अकाउंटिंग की बात करते हैं। अब दोनों कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। कैश बेस्ड अकाउंटिंग बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग है। इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के तहत क्रेडिट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उधार का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसका मतलब फिर अगर हमने किसी को उधार पर चीजें बेची हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग हमें क्या कहती है कि आपने अगर उधार पर चीजें बेची तो आप उसको सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे अनटिल अनलेस यू रिसीव द अमाउंट, कि जब तक आप उसके पैसे रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप उसको अपनी इनकम कंसिडर नहीं करेंगे। सेम इसी तरह से अगर आपने एक्सपेंस किया, आपकी 31 तारीख को सैलरी ड्यू हो गई आपके एम्प्लॉय की, आपने उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, तो ये अकाउंटिंग हमें कहती है कि दिस इज नॉट एक्सपेंस अनटिल अनलेस वी पेड द एक्सपेंसेस, जब तक हम पे नहीं करते। तो इसका मतलब फिर अकाउंट कैश बेस्ड अकाउंटिंग में क्रेडिट नाम की कोई चीज नहीं है, उधार नाम की कोई चीज नहीं है। इसका मतलब वो कहते हैं कि हम ट्रांजैक्शन को तब मानते हैं जब एक्चुअल में कैश पे होता है, या ट्रांजैक्शन को तब मानते हैं जब एक्चुअल में कैश रिसीव। लेकिन एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि ट्रांजैक्शन जब अकर हुई उसको रिकॉर्ड कर लो, कैश का लेन देन ये उसका दूसरा स्टेप है। आपकी चीज सेल हुई, आपकी चीज एक्सेप्ट कर ली गई, आपकी इनकम रियलाइज हो गई। इनकम रियलाइज होने का मतलब है कि आपने उसको इनकम रिकॉर्ड कर लेना है। अगर तो साथ ही कैश भी आ गया तो कैश फॉर्म में इनकम रियलाइज हो गई, और अगर साथ में कैश नहीं आया तो इसका मतलब वो क्रेडिट इनकम हो गई हमारी। कैश हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 दिन 3 के बाद, 4 दिन के बाद, डिसाइडेड अमाउंट डिसाइडेड टाइम जब होगा तब पैसे आ जाएंगे। तो फिर याद रखिएगा इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि अकाउंटिंग में आपने ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करना है जब एक्चुअल में कैश रिसीव होता है या एक्चुअल में कैश पे किया जाता है। और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि आपने तब रिकॉर्ड करना है जब आपकी ट्रांजैक्शन अकर हुई, कैश आया या नहीं आया ये बात की बात। आपकी ट्रांजैक्शन अकर हो गई, आपकी चीजें एक्सेप्ट हो गई, या आपके ऊपर एक्सपेंस ड्यू हो गया, तो इसका मतलब ड्यू होने के फौरन साथ ही आपने इसके ऊपर क्या कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली। तो ये थे हमारे पास 10 कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग अकाउंटिंग के अंदर क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। अब वो भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं। इन 10 कॉन्सेप्ट में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, तो उसको आप मेरे साथ शेयर कीजिए। चलिए।